हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट क्लासेस। मैं विपुल दीप सिंह आप सबका स्वागत कर रहा हूँ और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल जो है ना, आपका म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ठीक है, हमारा टॉपिक जो है कंटिन्यूएशन में चल रहा था। अगर मैं बात करूं तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंदर मैंने आपको क्या क्या दे दिया था, मैं बता देता हूँ आपको। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में हमने सैनिटरी लैंडफिलिंग पढ़ ली थी। ठीक है, सैनिटरी लैंडफिलिंग मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मेथड पे चल रहे हैं और आपका नेक्स्ट मेथड जो है सेकेंड, वो है आपका श्रेडिंग। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है आपका श्रेडिंग एंड पल्वराइजेशन। ठीक है, श्रेडिंग और पल्वराइजेशन दोनों की बात करते हैं। क्या होता है, सबसे पहले देखो श्रेडिंग क्या होती है। श्रेडिंग का मतलब होता है अगर आप क्या कर रहे हो, टीयरिंग कर रहे हो। टीयरिंग का मतलब चीरना। ठीक है, और अगर आप क्या कर रहे हो, कटिंग कर रहे हो। कटिंग, ठीक है जी, फाड़ना। चीरना और फाड़ना अगर आप क्या कर रहे हो, टीयरिंग और कटिंग कर रहे हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज आपकी श्रेडिंग। बात समझ में आ रही है क्या? सॉलिड वेस्ट के साथ हमने क्या किया, उसके साइज को रिड्यूस करने के लिए, उसके साइज को छोटा करने के लिए हमने क्या किया, टीयरिंग की, कटिंग करी। इस चीज को क्या बोलते हो आप, श्रेडिंग बोलते हो। और पल्वराइजेशन क्या होता है, ये होता है आपका ग्राइंडिंग। ठीक है जी, और आपकी होती है ये क्रशिंग। अगर आप क्रशिंग और ग्राइंडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, पल्वराइजेशन कहलाता है। और श्रेडिंग आपकी क्या कहलाती है, टीयरिंग और कटिंग कहलाती है। अगर मैं बात करूं कि आपका जो सॉलिड वेस्ट था, इसे आपने क्या किया, टीयर किया, कट किया, ग्राइंड किया, क्रश किया, तो क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी? ऑब्वियस सी बात है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज यहां पर वेस्ट की क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती है। चलिए जी, अगर मैं बात करूं, मैंने अगर ओनली क्या कराई, आपको श्रेडिंग करवाई। मैंने बोला आप श्रेडिंग करो, आपने ओनली श्रेडिंग करी। ओनली श्रेडिंग करी आपने, तो क्या देखा कि आपने 40% तक चीरने और फाड़ने से ही रिड्यूस कर लिया क्या, मॉइस्चर कंटेंट। आपके वेस्ट के अंदर से मॉइस्चर कंटेंट आपने क्या किया, रिड्यूस कर लिया। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंदर जो भी आप वेस्ट पढ़ रहे हो और इसका आप क्या चाहते हो, डिस्पोजल करना चाहते हो, जिस भी वेस्ट का आप डिस्पोजल करना चाहते हो, उसमें मिनिमम 55% क्या होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है जी, श्रेडिंग के अंदर मैंने आपको बोला आपने 40% तक रिड्यूस कर दिया मॉइस्चर। अब मॉइस्चर रिड्यूस कर दिया तो ये कैसा बन गया, एक कलरलेस और अडरलेस। बात समझ रहे हो क्या, कलरलेस और अडरलेस सोल्यूशन बन गया। क्या ऐसा सोल्यूशन जो आपके इंसेक्ट्स होंगे उनको पसंद आएगा? इंसेक्ट्स को पसंद आएगा? नहीं आता। लेकिन हमें ये काम करना जरूरी है। एक्चुअल में होता क्या है, श्रेडिंग करने से आपने क्या किया, आपने देखा कि आपका वॉल्यूम जो रिड्यूस हो गया 40% तक। बात समझ में आ रही है, कलरलेस बन गया, अडरलेस बन गया, एक सोल्यूशन सा बन गया, मिक्सअप सा हो गया, है ना। अब इसे क्या होता है, इंसेक्ट्स कम पसंद करते हैं, तो हम आगे फर्दर क्या करते हैं, डिस्पोजल के लिए हम कई बार क्या होता है, विंडरो भी काम में ले लेते हैं। विंडरोज क्या होता है, विंडरोज होता है ना, देखो विंडरोज डायग्राम तो सिविल वालों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन विंडरो आप यहां पढ़ोगे। एक तरीके की स्टैक है, वेस्ट की स्टैक लगाई हुई है, आपने उसे विंडरो बोला जाता है। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसे डाइजेस्ट करवा सकते हो। ठीक है, डाइजेशन भी करवा सकते हो, डाइजेशन चैम्बर के अंदर डाइजेस्ट करवा सकते हो, चैम्बर्स के अंदर। ठीक है जी, ये बात आपको पूरी समझ में आई। मैंने क्या बोला, श्रेडिंग आपकी टीयरिंग और कटिंग होती है। पल्वराइजेशन का मतलब क्या है, ग्राइंडिंग और क्रशिंग। देखो दो चार लाइन की ना डेफिनेशन बोलने का मतलब नहीं है, सिर्फ कीवर्ड याद रखो, टीयरिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, क्रशिंग, इधर होगी। बात समझ में आ रही है। सॉलिड वेस्ट को अगर आप क्या करोगे, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी अगर आप उसको क्या करोगे, थोड़ा भी तोड़ोगे, काटोगे, पीटोगे तो, है ना। अब उसकी वजह से अगर हमने श्रेडिंग भी करी, सपोज दैट आपने दोनों चीजें लगाई और आपका वॉल्यूम जो है 40% तक रिड्यूस हो गया, तो बहुत फायदा आपको, भैया कॉस्ट बच रही है ना, इकोनॉमिकल पड़ना चाहिए। कलरलेस अडरलेस सोल्यूशन तैयार हो गया। अब इसका आप अगर फाइनल डिस्पोजल करवाना चाहते हो तो आप विंडरो की हेल्प भी ले सकते हो। विंडरो क्या है, एक स्टैक है, मैं आगे पूरा बताऊंगा विंडरो होता क्या है। ठीक है, कंपोस्टिंग के अंदर। और जो आपका डाइजेशन चैम्बर है, डाइजेशन चैम्बर की भी हेल्प ले सकते हो आप, एनाएरोबिक भी करवा सकते हो और डाइजेस्ट एरोबिकली भी करवा सकते हो। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूं कि जो आपकी प्रोसेस आप पढ़ रहे हो ना, कौन सी, पल्वराइजेशन, है ना। पल्वराइजेशन के अंदर आप क्या करते हो, जो ग्राइंड और क्रश करते हो सॉलिड वेस्ट को, इससे आप क्या बना लेते हो, बेल्स बना लेते हो। बेल, ये जो आपने बेल क्रिएट करी है, ये बेल क्या होती है, ये एक न्यू फॉर्म्ड मटेरियल फॉर्म कर लिया। क्यों? ताकि हैंडलिंग क्या हो आपकी, इजिली हो सके, फॉर इजी हैंडलिंग। क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपने जो पल्वराइजेशन कराई, वहां पर आपने सॉलिड वेस्ट से एक नया प्रोडक्ट तैयार कर लिया, उसे आपने क्या बोला, बेल बोल दिया। और ये बेल प्रोडक्ट जो है आपका हैंडलिंग इजी, ताकि आपको यहां से उठा के वहां रखने में, मतलब रखना क्या, एक तरीके से ट्रांसपोर्ट करवाना है हमें, हैंडलिंग तो करनी पड़ेगी ना, वो क्या पड़े, इजी पड़े। आपने क्या किया, क्या बना लिया, बेल्स बना ली, बेल्स। ठीक है, अब इन बेल्स के बारे में मैं आपको डेटा देता हूं, जो इंपॉर्टेंट डेटा पूछा जा सकता है। चलिए जी, इंपॉर्टेंट डेटा अबाउट बेल, कि बेल होती क्या है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि जो आपका पल्वराइजेशन है किया कैसे जाता है।
देखो जब आप किसी चीज को ग्राइंड करना चाह रहे हो, क्रश करना चाह रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर आप हैमर यूज करोगे। यहां पर आपने क्या किए, बहुत सारे हैमर यूज किए। ये हैमर्स आपके सेंट्रली हॉरिजॉन्टल भी अपॉइंट हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो आप, वर्टिकली भी कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा आप रखिए। ठीक है, डिपेंड करता है कि जो हैमर है इसका आरपीएम जो है वो कम से कम कितना होना चाहिए भैया इसका आरपीएम। ये आपका आरपीएम जो है कम से कम 1500 रोटेशन पर मिनट होने चाहिए। आप जो हैमर यहाँ पर यूज कर रहे हो, सोच सुन रहे हो, देख रहे हो आप कि इतना बड़ा जब आप हैमर जिसके 1 मिनट के अंदर 1500 रिवोल्यूशन है, वो क्या हालत करेगा सॉलिड वेस्ट की। ठीक है, अब उस सॉलिड वेस्ट के बारे में मैं आपको बताता हूं कि उसके साथ क्या क्या किया हमने। देखो जो बेल्स है, टाइपिकल बेल्स जो है, इनकी अगर मैं जनरल वॉल्यूम की बात करूं, जो यहाँ पर बन रही है टाइपिकल बेल्स का वॉल्यूम, तो देखो वॉल्यूम कितना रहेगा इसका 1.5 मीटर क्यूब, याद रखना है आपको। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसका वेट, तो रफली इसका अगर मैं वेट की बात करूं तो ये 1 किलो न्यूटन के आसपास इस बेल का वेट होता है, जो आपने कैसे क्रिएट करी, पल्वराइजेशन से क्रिएट करी। और पल्वराइजेशन में हुआ क्या, आपने वहां पर बड़े बड़े हैमर यूज किए जो कि सेंट्रली हॉरिजॉन्टल भी अपॉइंट हो सकते हैं, एक मैकेनिज्म है, मैकेनिकल मशीन है उसके अंदर लगे हुए, वर्टिकली भी अपॉइंट हो सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम आरपीएम 1500 था। आपने जो बेल क्रिएट करी उसका वॉल्यूम 1.5 मीटर क्यूब है। आपने जो उसका वेट है देखा कितना आ रहा है, लगभग 1 किलो न्यूटन के आसपास आ रहा है। ठीक है, और ये करने के बाद में जो आपका नया मटेरियल बना है, इसे बनाने के लिए आपने यहाँ पर प्रेशर भी अप्लाई किया, और ये प्रेशर कितना था, लगभग आपका 700 किलो पास्कल था। ठीक है जी, ये पूरी प्रोसेस आप जान गए कि क्या हो रहा है। हमने किया क्या, बेल्स बनाई, ये बेल्स क्या अब इजी टू ट्रांसफर है। देखो 1 किलो न्यूटन उसका वेट है, 1.5 मीटर क्यूब उसका क्या वॉल्यूम है, और प्रेशर आपने यूज किया लगभग 700 किलो पास्कल का। अब इसका वॉल्यूम जो है आपका रिड्यूस हो चुका है। और अगर मैं बात करूं कि लगभग कितना आप बेल क्रिएट कर सकते हो डेली बेसिस पे, अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड, अगर आप सारी चीजें यूज कर रहे हो, ठीक है, अगर इन सब वैल्यूज को आप ध्यान में रखते हुए लगभग 1.5 मीटर क्यूब ये सारा कुछ अगर आप कर रहे हो, तो आप कितनी बना सकते हो बेल्स, वो बता रहा हूं मैं आपको। वो आपसे 86 किलो न्यूटन तक की बेल्स एक दिन के अंदर क्रिएट कर सकते हो। चलिए जी, ये बात समझ में आई। और ये जो आपका बेल्ट मटेरियल है, इसके अंदर वॉल्यूम का रिडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देखो वॉल्यूम रिडक्शन, वॉल्यूम रिडक्शन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है, कभी ना कभी बताया होगा, सैनिटरी लैंड फिलिंग में नहीं बताया होगा। यहाँ देखो वॉल्यूम रिडक्शन आपका 90% तक हो जाएगा। 90% वॉल्यूम रिडक्शन होने का मतलब क्या है कि क्या आपके सॉलिड वेस्ट के अंदर से मॉइस्चर कंटेंट लगभग खत्म हो गया क्या, बिल्कुल लगभग आपका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो खत्म सा ही हो गया है, और आपकी एक न्यू सॉलिड फॉर्म के अंदर वेस्ट जो है वो बन चुका है, और उन्हें क्या बोला गया, बेल बोला गया। और वो बेल क्या है, इजी टू हैंडल, जिसका डेटा मैंने आपको दे दिया। वॉल्यूम रिडक्शन इसमें कितना होता है, 90% तक होता है। ठीक है जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस की। और हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो कौन सा है, वो है आपका कंपोस्टिंग। ठीक है जी, पल्वराइजेशन और श्रेडिंग के अंदर आपको इतना ही डेटा है जो इंपॉर्टेंट है, और इतना ही याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हो। नेक्स्ट है आपका कंपोस्टिंग। देखो कंपोस्टिंग से आपके दिमाग में बातें आना शुरू हो गई, सर हाँ कंपोस्ट मतलब एक क्या हमें ह्यूमस क्रिएट करना है, क्या हमें यहाँ पर एक ऑब्वियस सी बात है कि क्या हमें कुछ ऐसा सब्सटेंस बनाना है जो क्या हो एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जा सके। बिल्कुल जी, नेक्स्ट मेथड है आपका कंपोस्टिंग। ठीक है, अब कंपोस्टिंग देखो होती कैसे, मैंने आपको बताया कि जो आपका सॉलिड वेस्ट है उसके अंदर आपका मॉइस्चर कंटेंट कितना है, 55% तक होना चाहिए। 55% तक आपके दिमाग में चला कि सर 55% ही क्यों होना चाहिए, क्योंकि इस रेट पर आपकी क्या होती है, मैक्सिमम बायोलॉजिकल एक्टिविटी। मैंने क्या बोला, मैक्सिमम बायोलॉजिकल एक्टिविटी आपको करवानी है, तो आपके सॉलिड वेस्ट में कितना, मिनिमम कितना, 55% तक मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, मॉइस्चर कंटेंट आपका कितना होना चाहिए भैया, 50% होना चाहिए मैक्सिमम बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के अंदर। ये हम जानते हैं कि 2 to 3 डेज अगर आपने किसी भी वेस्ट को क्या किया, डिस्पोज किया, तो वहां पर बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या आपको? ठीक है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है 2 से 3 दिन के अंदर अंदर, अगर आपने वेस्ट को क्या किया है, डिस्पोज किया है तो। चलिए जी, आपने बोला कि सर अगर हम 55% से ऊपर मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा दें तो क्या होगा। देखो भैया क्या होगा, आपकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है ना वो क्या होगी, वो रुक जाएगी, बायोलॉजिकल रिडक्शन हो जाएगा, एक्टिविटी पे रोक लग जाएगी। और अगर आपका मॉइस्चर कंटेंट नीचे चला गया है ना, आपने बोला सर हमने 55% से भी नीचे भेज दिया, तो यहां पर आपकी दिक्कत आ जाएगी भैया एरोबिक डिकम्पोजिशन के अंदर। बात समझ रहे हो क्या? ठीक है, बात समझ रहे हो क्या?
मॉइस्चर कंटेंट, ये आप देखो, मैंने अगर उल्टा तो नहीं बोल दिया, देखो देखो इसको, देखो क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है, आप देख लेना दोबारा से। अगर मॉइस्चर कंटेंट आपका 55% से ऊपर चला गया, 55% से ऊपर चला गया, तो आपकी एरोबिक डिकम्पोजिशन, हवा कम होने लग जाएगी। देखो अगर पानी ज्यादा है, मैं एग्जांपल लेता हूं, ये मैंने आपका ले लिया, ये आपका आटा है, ठीक है, ये ड्राई था बिल्कुल एकदम, इसमें आपने पानी ऐड करना शुरू किया। जब आप मॉइस्चर कंटेंट 55% से ज्यादा बढ़ा दोगे, क्या यहाँ पर एयर रहेगी क्या? नहीं, क्योंकि जो भी सॉलिड मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, जो मैंने पहला बताया, आपके दिमाग में डाउट क्रिएट हुआ होगा, उसी डाउट को हम अब यहाँ पे रिजोल्व कर रहे हैं कि अगर मॉइस्चर कंटेंट 55% से बढ़ा, मैंने एग्जांपल दिया, किसी एक प्लेट के अंदर कोई सॉलिड मटेरियल पड़ा है, आप यहाँ पर वाटर फिल करते गए, और जैसे जैसे वाटर बढ़ता गया, मटेरियल जो था वो सैचुरेट होना शुरू हो गया। भैया क्या सैचुरेट हो गया, तो यहाँ पर एयर की क्या हो गई, डेफिशिएंसी होगी। क्या? जब एयर की डेफिशिएंसी होगी, इट मीन दैट कि यहाँ पर एयर प्रेजेंट नहीं है। क्या ऐसी कंडीशन के अंदर आप एरोबिक डिकम्पोजिशन करवा सकते हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कंडीशन के अंदर एरोबिक डिकम्पोजिशन नहीं होगा। और जब आपका मॉइस्चर कंटेंट क्या है, 55% से कम है, तो आपका बायोलॉजिकल एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ये तीनों बातें याद रखनी है। 55% पे मैक्सिमम बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, अगर लेस होगा तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होगी ढंग से, और अगर ज्यादा है तो क्या होगा, एरोबिक डिकम्पोजिशन जो है आपका वो रुक जाएगा, मतलब सफिशिएंट अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम आपके म्युनिसिपल जो आपके रूल्स है ना, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के हैंडलिंग के और मैनेजमेंट के, ये कब आए थे। थोड़ा सा यहीं पर ही मैं इस पॉइंट को साथ में लेता चला जाता हूँ, ठीक है। जिस भी चीज को पढ़ेंगे उससे रिलेटेड जो भी रूल्स आए हैं वो साथ में देख लेते हैं कि कब आया पहली बार, ठीक है। रिवाइज होते चले जा रहे हैं, सारे के सारे रूल्स जो है रिवाइज होते जा रहे हैं आपके, और ये है आपके MSW के, ठीक है जी, मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स, ठीक है, मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स। और ये कब आए थे आपके, ये आए थे 2000 में पहली बार, फिर ये रिवाइज हो गए, 2 बार रिवाइज हो चुके हैं, और अब तीसरी बार रिवाइज हुए 2016 में। ये कंसर्न नहीं है आपका कितनी बार रिवाइज हुआ, आपको याद रखना लेटेस्ट कौन सा, 2016। शुरुआत कब से हुई थी, 2000 से शुरुआत हुई थी, ठीक है जी। चलिए जी, अब इस रूल्स के अंदर कुछ डेटा हमें जो है इंपॉर्टेंट वो याद रखना है, वो मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहले आपको कार्बन बाय नाइट्रोजन रेशियो याद रखना है, ठीक है। इस कोड के हिसाब से, कोडल प्रोविजन के हिसाब से, वो आपको 20 to 40 की रेंज के अंदर याद रखना है। और पीएच रेंज जो है, पीएच जो है वेस्ट की कितनी होनी चाहिए डिस्पोजल करते टाइम, 5.5 to 8.5, इसके अंदर ही रहना चाहिए, चाहे डिस्पोजल है चाहे आप ट्रीट कर रहे हो कुछ भी, ठीक है जी। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और ये जो चीजें हैं जो आप ये प्रैक्टिस लगा रहे हो, ये कहां पर लगा रहे हो, ज्यादातर रूरल एरिया के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर आप ऐसी प्रैक्टिस लगाते हो, ठीक है जी, जहां पर कार्बन बाय नाइट्रोजन रेशियो कितना 20 to 40% और पीएच 5.5 to 8.5, ठीक है जी। यहां पर साथ के साथ याद रखेंगे। और रिफ्यूज, अगर मैंने बोला रिफ्यूज, तो ये एक साथ में इसके एक क्वांटिटी और होगी, और उसे क्या बोला जाता है, नाइट सॉइल। जो कंपोस्टिंग के अंदर आप यूज कर रहे हो ना, जो भी वेस्ट लेके आए हो, उसके अंदर क्या होगा, आपकी नाइट सॉइल विद रिफ्यूज, दोनों को एक साथ डिस्पोज करवाया जाएगा। किस मेथड से, कंपोस्टिंग से। मैंने आपको ये रूल्स बताए हैं, किसके रूल्स के अंदर मैंने आपको डेटा दिए, कार्बन बाय नाइट्रोजन रेशियो का 20 to 40 रेंज है, पीएच की 5.5 to 8.5 है। ज्यादातर ये प्रैक्टिस कहां होती है, रूरल एरियाज के अंदर होती है। चलिए अब कंपोस्टिंग के मेथड पढ़ते हैं। देखो कंपोस्टिंग के 2 मेथड हैं, एक तो है बेंगलोर मेथड और दूसरा है आपका इंदौर मेथड, ठीक है जी। इंदौर मेथड और बेंगलोर मेथड नाम याद रखेंगे। अगर मैं बात करूं आपकी सबसे पहले इंदौर मेथड की, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंदौर मेथड कंपोस्टिंग का। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंदौर मेथड की। इंदौर मेथड आपका देखो क्या है, ये आपका सबसे पहले तो याद रखेंगे एरोबिक डिकम्पोजिशन करवाया जा रहा है। यहाँ पे क्या करवाया जा रहा है भैया, एरोबिक डिकम्पोजिशन करवा रहे हो आप, ठीक है, वेस्ट की एरोबिक डिकम्पोजिशन। यहाँ पर आप क्या यूज करते हो, यहाँ पर आप नाइट सॉइल, ठीक है जी, नाइट सॉइल प्लस आप क्या यूज कर रहे हो, रेजिड्यू, सॉरी रेजिड्यू नहीं, रिफ्यूज। यहाँ पे क्या नाम आएगा, रिफ्यूज, रिफ्यूज और आप नाइट सॉइल, ये दोनों चीजें जो होती हैं इनका आप यूज करते हो। लेकिन ये तो आपने बोला, लेकिन इनमें है क्या क्या, देखो सबसे पहले देखो क्या किया जाता है इस मेथड के अंदर, आप क्या करते हो, कंटिन्यूअस टर्निंग, मतलब बार बार क्या करते हो, कंटिन्यूअस टर्न करते रहते हो क्या वेस्ट को, बिल्कुल जी। जो भी आपने वेस्ट की लेयर्स डाली हुई हैं उन लेयर्स को आप क्या करते हो, कंटिन्यूअस टर्न करते रहते हो, मतलब क्या हिलाते रहते हो क्या, बिल्कुल हिलाते रहते हैं। अच्छा जी, लेयर किसकी होती है, यहां पर आप वेजिटेबल वेस्ट
और उसके बाद में दूसरा जो है आपका वेजिटेबल वेस्ट के बाद में नाइट सॉइल, जो आपकी नाइट सॉइल है, ये क्या रहेंगी, अल्टरनेटिवली आप इनको पाइल्ड कराते हो, ठीक है। सबसे पहली लेयर जो आपकी वेजिटेबल वेस्ट, अल्टरनेटिवली फिर आप क्या करोगे, नाइट सॉइल, फिर वेजिटेबल सॉइल, नाइट सॉइल। अच्छा, किस डेप्थ के अंदर डालनी है ये जरूरी है, 7.5 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर, याद रखेंगे। अल्टरनेटिवली जो लेयर आप डाल रहे हो वेजिटेबल वेस्ट और नाइट सॉइल की, कैसे डालनी है, 7.5 से 10 सेंटीमीटर की डेप्थ के अंदर। अच्छा, कितनी डेप्थ की लेयर आपको टोटल बनानी है, तो आपने क्या सैनिटरी लैंड फिलिंग में एक डेटा याद किया था 1.5 मीटर, बिल्कुल। टोटल डेप्थ जो है आपकी वेस्ट की कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर होनी चाहिए, और लेयर्स के बीच में डेप्थ कितनी होनी चाहिए, 7.5 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। अल्टरनेटिवली लेयर है किसकी, सबसे पहले वेजिटेबल वेस्ट डाला, फिर नाइट सॉइल डाली, 7.5 से 10 सेंटीमीटर के बीच में आप डेप्थ रख सकते हो। टोटल डेप्थ कितनी बनानी है, 1.5 मीटर। भैया ऐसा करने से जो स्ट्रक्चर आपकी लग जाती है, स्ट्रक्चर बोल दूं मैं, या मैं बोल दूं कि एक क्या स्टैक बन जाएगा, और इस स्टैक को ही क्या बोला जाता है, विंडरो भी बोला जाता है क्या, बिल्कुल। इसी को आप क्या बोलते हो, इस स्टैक को विंडरो बोलते हो, ठीक है। अब मैं इस पूरे विंडरो को आपको समझाता हूं कि कैसा एक्चुअल में इसका जो स्टैंडर्ड डेटा है वो क्या है, कैसे इसकी फिलिंग करी जाती है एक ट्रेंच के अंदर, या इसका साइज क्या है, वो हम पूरी बातें जानते हैं। चलिए, विंडरो जो है ये आपकी स्टैक होती है किसकी, ऑर्गेनिक मैटर की। सबसे पहले तो ये याद रखेंगे कि ये विंडरो एक ऑर्गेनिक मैटर का स्टैक होता है। अच्छा, इस स्टैक के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल है। यहां पर आपने क्या क्या ऐड किया, आपका ऑर्गेनिक मैटर प्लस आपने यहां पर क्या ऐड किया, आपने कैटल डंग, और कई बार आप क्या करते हो, ह्यूमन एक्सेक्रेटा भी ऐड कर लेते हो। अगर ह्यूमन एक्सेक्रेटा का आपको क्या करवाना है, डिस्पोजल करवाना है, तो आप क्या करते हो, कई बार ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ या तो कैटल डंग या आप ह्यूमन एक्सेक्रेटा भी यूज कर लेते हो विंडरोज के अंदर। बात समझ में आ रही है। अब इस विंडरो के अंदर देखो, इसकी जो हाइट है, अगर मैं बात करूं हाइट की, तो कितनी हाइट रहेगी इसकी, 1.5 टू 2 मीटर तक इसकी हाइट रहेगी, ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं बेस से इसकी जो नीचे की विड्थ है, बेस विड्थ जो है वो कितनी रहेगी, वो बता रहा हूं मैं आपको, 2.5 टू 3 मीटर, 2.5 टू 3 मीटर इसकी बेस विड्थ रहेगी, ठीक है जी। और लेंथ, इस स्टैक की टोटल अगर मैं लेंथ की बात करूं तो ये कई बार 50 मीटर तक भी चली जाती है। समझ में आया क्या बात आपको। एरोबिक डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं हम, इंडोर मेथड आपका वेस्ट का, ठीक है। वेस्ट डिस्पोजल पढ़ रहे हैं कंपोस्टिंग मेथड से, वहां पर हमने इंडोर मेथड स्टार्ट किया, एरोबिक डिकम्पोजिशन हो रहा है। जनरली क्या यूज किया जाता है, कंपोस्टिंग इन द नाइट सॉइल प्लस रिफ्यूज। यहाँ पर आप क्या यूज कर रहे हो, वेजिटेबल वेस्ट विद नाइट सॉइल, लेयर्स डालेंगे, अल्टरनेटिवली लेयर है, ठीक है। पहले वेजिटेबल वेस्ट फिर नाइट सॉइल डाल दिया। कितनी डेप्थ रखनी है, 7.5 से 10 सेंटीमीटर। टोटल डेप्थ कितनी क्रिएट करनी है, 1.5 मीटर की करनी है। फिर बात में आती है विंडरो क्या होता है। देखो विंडरो बता देता हूं मैं यहाँ पे, जो आपकी यहाँ पर स्टैक लग गई इसे क्या बोला जाता है, विंडरो बोला जाता है। और ये विंडरो क्या है, ऑर्गेनिक मैटर प्लस आपकी कैटल डंग, और आप ह्यूमन एक्सेक्रेटा भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो अगर इसका क्या करवाना है, डिस्पोजल करवाना है। हाइट कितनी रहेगी, 1.5 से 2 मीटर। बेस विड्थ कितनी रहेगी, 2.5 से 3 मीटर। और आपकी लेंथ कितनी है, 50 मीटर। ये कंप्लीट बातें थी किसके बारे में, विंडो के बारे में। इस तरीके से जो आपका डिकम्पोजिशन होगा, दैट डिकम्पोजिशन विल बी कॉल्ड एज इंडोर मेथड ऑफ एरोबिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। और किसका मेथड है ये, कंपोस्टिंग का। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। हम नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं, फिर आपका बेंगलोर मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की, और वो मेथड है आपका बेंगलोर मेथड। उम्मीद करता हूं आपको इंडोर मेथड समझ में आएगा। बस इतना ही याद रखना है, बाकी आप सब जानते हो। एरोबिक डिकम्पोजिशन याद रखना है, लेयर्स की थिकनेस याद रखनी है आपको, और ये याद रखना है कि यहाँ पर आपने क्या चीज काम में ली, कैसे स्टैक लगाए, विंडरो बनाए। बात समझ में आ रही है। स्टैक्स को क्या बोला, विंडरो बोला। एरोबिक डिकम्पोजिशन है, बात समझ में आ रही है। स्टेबल एंड प्रोडक्ट मिलते हैं, ये भी आपको पता है। चलिए नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, और वो है आपका बेंगलोर मेथड। बेंगलोर मेथड, देखो ये तो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि बेंगलोर मेथड के अंदर आप क्या कराओगे, एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन करवाओगे, ठीक है जी। आपने देखो रैंकिंग तो पढ़ी ली, स्वच्छता सर्वेक्षण भी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। आपको पता भी है स्वच्छ शहरों की सूची के अंदर इंदौर हमेशा पहले नंबर पर आया है। तो इंदौर मेथड क्या है, साफ सुथरा मेथड है, बिल्कुल। एरोबिक डिकम्पोजिशन साफ सुथरा मेथड। बेंगलोर मेथड आपका क्या है, क्या ये साफ सुथरे नहीं है, क्या ये हिला नहीं रहे, क्या एक ही बार छोड़ दिया, क्या यहाँ पे ये साफ सुथरा मेथड नहीं है। ये है आपका एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन। और कैसे करवाया जाता है, यहाँ पर क्या आपके ट्रेंच फिल किए जाते हैं क्या, बिल्कुल जी। ट्रेंच क्या होता है, एक तरीके की मैंने बोल दिया, ये आपने नाली खोद दी और इस नाली के अंदर आपने क्या कर दिया, आपका वेस्ट जो है वो भर दिया। और ये वेस्ट जो होगा आपका कितने टाइम तक भरा रहेगा, 4 to 5 मंथ्स तक भरा रहेगा। क्या यहाँ पर ऑक्सीजन होगी, क्या यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी।
अच्छा जी, जो आपने ट्रेंच भरे इनकी साइज की होगी वो मैं आपको दे देता हूँ, वो याद रखना जरूरी है। ठीक है, साइज देखो पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन 10 इंटू 1.5 इंटू 1.5, और यहाँ पर भी मीटर, यहाँ पर भी मीटर, यहाँ पर भी मीटर, ये आपकी साइज रहेगी। ठीक है जी। अब जब ऑक्सीजन की अब्सेंस के अंदर यहाँ पर एक प्रोसेस चल रहा है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो जनरली क्या होता है, एरोबिक डिकम्पोजिशन से ज्यादा राइज कर जाता है, और वो होता है आपका 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। मैंने ये बोला आपको कि बैंगलोर मेथड एक एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन है, मतलब ऑक्सीजन की अब्सेंस में किया जाने वाला मेथड है। यहाँ पर आपने क्या किया, ट्रेंच बनाया 10 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1/5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1/5 मीटर, डेप्थ 1.5 है, विड्थ भी 1.5 है, और लेंथ कितनी है 10 मीटर। समझ में आ रही है? LBH, लंबो ऊंट। ठीक है, याद है क्या आपको वो ट्रिक, याद क्या करते थे, आयतन, लंबो चौधरी चौक को ऊंट उधार ले आयो, आयतन का फॉर्मूला था वो। ठीक है जी। 4 to 5 मंथ्स के अंदर क्या होता है, एरोबिक डिकम्पोजिशन कंप्लीट होता है, और जैसे ही एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है, आपकी इस ट्रेंच के अंदर जो टेम्परेचर है कितना राइज कर जाएगा, वो आपका 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जो है राइज कर जाएगा। ठीक है जी, ये सारी बातें आपको इसके बाद में याद रखनी है। और लास्ट में क्या होगा, जो आपका एंड प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो एक ब्राउन कलर का पाउडर होगा। क्या, बिल्कुल जी, ब्राउन कलर का पाउडर होता है। और इसकी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, याद रखेंगे, यूरोपियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा मांग है। इंडिया से आपका क्या होता है, एक्सपोर्ट भी होता है, बाहर जाता है ना। ब्राउन कलर का पाउडर है, और इसे क्या बोला जाता है, इसे ह्यूमस बोला जाता है। ठीक है, ये सारा कंप्लीट आपको याद रखना है बैंगलोर मेथड के अंदर, बस इतना ही है, बस इतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना भैया। एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन है, ट्रेंच बनाया, उस ट्रेंच के अंदर वेस्ट को फिल कर दिया, 4 से 5 महीने तक पड़ा रहने दिया। यहाँ पे डिकम्पोजिशन, ऑब्वियस सी बात है ना, जब इतना हाई टेम्परेचर है तो यहाँ पर थर्मोफिलिक रेंज, जो आपकी थर्मोफिलिक रेंज है, मतलब जो आपके थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है, वो काम कर रहे होंगे। क्या ये 43 डिग्री सेंटीग्रेड 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी काम करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। क्या उसके बाद में यहाँ पर मिथेन फॉर्मेशन होने लग जाएगा, ऑब्वियस है, मिथेन फॉर्मेशन होता है एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन के अंदर। भैया क्या यहाँ पर CH4 बनती है क्या, बिल्कुल। अगर आप एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन करवा रहे हो तो आपकी टोटल गैसेस में से जो आपका 40 to 60% आपकी रेंज रहती है, वो किसकी रहती है, आपकी मिथेन की रहती है। सबसे ज्यादा बनने वाली गैस है एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन के अंदर। बाद में फर्दर आगे CO2 भी बन सकता है, H2S भी बन सकता है, CO भी बन सकता है, सेकेंडरी गैसेस कई सारी वो भी बन सकती है। देखो, ये एरोबिक में भी बन जाती है, एनाएरोबिक में बन जाती है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये गैस उसमें बनी तो इसमें नहीं बनेगी। बात समझ में आ रही है? चलिए, ये पूरा आपको याद रखना है। थर्मोफिलिक रेंज मैंने आपको बताई, यहाँ पर थर्मोफिलिक बैक्टीरिया काम कर रहे होंगे। और टेम्परेचर ये जो है ना, ये देखो 2 से 3 दिन के अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, तो यहां तक पहुंच जाता है। ये सारा कुछ याद रखेंगे। ठीक है जी, आपका सारा का सारा था कॉन्सेप्ट कंपोस्टिंग का। कंपोस्टिंग आपकी यहाँ पर खत्म हो चुकी है, श्रेडिंग और पल्वराइजेशन भी आपका खत्म हो चुका है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? अब थोड़ी सी बातचीत करते हैं कार्बन और बाय नाइट्रोजन रेशो की। कार्बन और नाइट्रोजन रेशो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों समझना इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही बड़ा रोल है इसका। मैंने देखो आपको कार्बन बाय नाइट्रोजन की एक रेंज भी लिखाई है 20 से 40, है ना, एज पर द म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2000 के हिसाब से। ठीक है जी। देखो होता क्या है, अगर आपका कार्बन बाय नाइट्रोजन रेशो जो है 30 to 50 की रेंज में रहेगा, तो आपका जो एनाएरोबिक, बात समझ में आ रही है क्या, एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन जो है वो आपका बहुत अच्छा होगा। बात समझ में आ रही है? एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन जो है आपका बहुत ही अच्छे से होगा अगर आपकी 30 to 50 की रेंज में। देखो C/N रेस का मतलब क्या है, मैंने ऊपर लिखी है कार्बन और नीचे लिखा है मैंने नाइट्रोजन। देखो जी, अच्छा, इसी रेंज के अंदर रहना जरूरी है, बिल्कुल ये मस्ट है इस रेंज के अंदर। अगर इस रेंज से कम होगा और ज्यादा होगा, दोनों ही केस में आपके लिए प्रॉब्लम होगी। बात समझ रहे हो क्या? ठीक है, उसी की बात करने वाले हम, मैं आपको यहीं पे वही बात करवाने वाला हूं कि अगर आपका कार्बन बाय नाइट्रोजन रेशो जो है वो बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा। देखो, अगर आपका C/N रेशो 30/50 से क्या हो गया, 30 से 50 की रेंज से ऊपर चला गया, इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, यहां पर जो आपकी ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर जो है, सबसे पहले तो ये जान लो कि ऑर्गेनिक मैटर जो है वो एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या यूज करता है, मैंने आपको कई बार बताया है, सोर्स ऑफ एनर्जी वो यूज करता है कार्बन को, और अपनी न्यू सेल की फॉर्मेशन के लिए क्या काम में लेता है, न्यू सेल के लिए वो नाइट्रोजन काम में लेगा। और जब आपका, मैंने बोला, कार्बन बाय नाइट्रोजन रेशो जो है C/N रेशो 30 और 50 से ऊपर चला गया, बढ़ गया, उस कंडीशन में क्या होती है, आपकी कार्बन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कार्बन बहुत ज्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में होगी। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, बैक्टीरिया नाइट्रोजन का यूटिलाइज कर लेगा, बैक्टीरिया नाइट्रोजन को यूटिलाइज कर लेगा भैया, नाइट्रोजन पहले खा लेगा और कार्बन को छोड़ देगा। ठीक है जी, कार्बन को छोड़ देगा। इस कंडीशन में क्या होता है, आपका
ऑर्गेनिक डीकम्पोजिशन, जिसमें मैंने क्या बोला आपको कि 30 से 50 की रेंज को पार कर गया आपका कार्बन बाय नाइट्रोजन रेशो। उस कंडीशन में ऑर्गेनिक मैटर ने क्या किया, नाइट्रोजन को तो खा लिया, न्यू सेल्स तो बना ली, लेकिन कार्बन की अबंडेंट क्वांटिटी में है, यूटिलाइज कर सकते थे जितना किया, लेकिन फिर भी बच गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर का डीकम्पोजिशन, जो आपका ऑर्गेनिक मैटर का डीकम्पोजिशन जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, इनसफिशियंट है क्या, बिल्कुल इनसफिशियंट। यहां पर क्या हो रहा है, डीकम्पोजिशन हो रहा है। और अगर आपका उल्टा हो गया, मैंने बोला कार्बन बाय नाइट्रोजन रेशो जो है 30 से 50 की रेंज से क्या चला गया, नीचे चला गया। इस कंडीशन में क्या होगा, क्या आपकी कार्बन का यूज हो जाएगा, कार्बन की यूज पहले ही हो जाएगा। क्या नाइट्रोजन यहां पर बचा रहेगा, बिल्कुल यहां पर नाइट्रोजन बचा रहेगा, कार्बन तो पूरी यूज हो गई, नाइट्रोजन बचा रहा। अब अगर आपके डाइजेस्टर के अंदर, मैं क्या बता रहा हूं आपको, अगर आपके डाइजेस्टर के अंदर नाइट्रोजन बची हुई है तो देखो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगी आपके लिए। अगर आपके डाइजेशन के अंदर नाइट्रोजन पहले से बचा हुआ है तो ये तो पता है आपको कि मॉइस्चर कंटेंट तो ऑब्वियस सी बात है एमएसडब्ल्यू के अंदर हो गई। एमएसडब्ल्यू का मतलब म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में मॉइस्चर तो है ही, तो हाइड्रोजन तो घूम ही रही है, अगर पानी की एक बूंद भी है तो ये नाइट्रोजन आपकी क्या कर लेगी, इस हाइड्रोजन के साथ संपर्क कर लेगी और क्या बना देगी, NH3 बना देगी। क्या ये अमोनिया बना देगी क्या, बिल्कुल ये आपकी अमोनिया गैस क्रिएट कर देती है, तो जिससे आपको क्या होगा, CH4 नहीं मिल पाता। क्या नहीं मिल पाता भैया, CH4 नहीं मिल पाता जितना आपको चाहिए था, क्योंकि देखो यहां पर हाइड्रोजन किसने यूज कर लिया, अमोनिया ने यूज कर लिया, क्योंकि आपका कार्बन बाय नाइट्रोजन रेशो 30 से 50 की रेंज से क्या चला गया, नीचे चला गया। तो बात समझ में आया आपको, मैंने बोला कि ये रेंज जो आपकी 30 to 50 वाली, ये रेंज आपकी क्या है, ऑप्टिमम, बात समझ रहे हो क्या, ऑप्टिमम बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए जरूरी है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। ऐसा ही सेम मैंने आपको डेटा दिया मॉइस्चर का, कि अगर आपका मॉइस्चर कंटेंट 55% रहता है तो आपकी ऑप्टिमम बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी। याद रखेंगे, भूलना नहीं है। अमोनिया गैस बन गई तो CH4 हमें नहीं मिल पाता। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से अगर पेपर बना तो जरूर पूछा जाएगा, कार्बन बाय नाइट्रोजन रेशो से 30 और 50 की रेंज से ऊपर हुआ तो क्या होगा और कम हुआ तो क्या होगा। आपको याद रखना है, डाइजेस्टर के अंदर जितनी भी हाइड्रोजन घूम रही है वो किससे रिएक्ट कर लेगी, नाइट्रोजन से, बची हुई नाइट्रोजन से, और उस नाइट्रोजन से क्या बन जाएगा, अमोनिया, जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, और यहाँ पर एनाएरोबिक डाइजेशन जो है वो अच्छे से नहीं हो पाता और आपको CH4 नहीं मिल पाती। हमारा एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन करने के पीछे टारगेट क्या था, ये था, हम चाहते थे कि हमें मीथेन मिले, और ये मीथेन जो है इससे हम क्या बनाते हैं भैया, जनरेटर घुमा लेते हैं, जनरेटर घुमा लेते हैं, शाफ्ट पे लगा होता है आपका जनरेटर, जनरेटर काम करता है, उससे क्या बना लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं। बात समझ में आ रही है, ये काम कर लेते हैं। क्या बायोगैस भी बोलते हैं क्या, CH4 को बायोगैस भी बोला जाता है। ये सारा कुछ आप याद रखेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको कार्बन बाय नाइट्रोजन रेशो के बारे में जो कुछ भी मैंने आपको बताया पूरा समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि जो आपको कंपोस्टिंग में, जो बैंगलोर मेथड के अंदर ह्यूमस मिली थी आपको ना, जो ह्यूमस आपको मिली थी वो मटेरियल के अंदर है क्या क्या, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा, कि वो आपको जो ह्यूमस मिला है ना, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है जानना, पूछा जा सकता है। जो आपकी कंपोस्ट है ना, वो है ना, कंपोस्ट वो क्या है, फ्री है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि फ्री फ्रॉम द पैथोजन, भैया पैथोजन से क्या है, वो फ्री है, बीमारियां कोज करने वाले बैक्टीरिया उसके अंदर नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। और उसके अंदर है क्या क्या, क्या क्या कंटेन करेगा वो आपका 1% उसमें क्या है, नाइट्रोजन। चलिए जी, नेक्स्ट 1.1% आपका क्या है उसके अंदर, P2O5, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ठीक है जी। और नेक्स्ट आपका पोटाश उसके अंदर है, एंड 1.5% आपका क्या है, K, और पोटेशियम किस फॉर्म के अंदर है, K2O के अंदर। अच्छा जी, क्या इन सब मटेरियल का यूज करके आप DAP और यूरिया आपको जो मिलती है, फर्टिलाइजर जो आप क्या करते हो, खेतों के अंदर छिड़काव करते हो जमीन की पैदावार के लिए, ग्रोथ के लिए, क्या वो इन्हीं सब में से बना होता है किसी का, बिल्कुल जी, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड आपका DAP के अंदर होता है। अगर मैं बात करूं 1% नाइट्रोजन, नीमलेफिक यूरिया आजकल जो चल रहा है मार्केट में, ये वही है क्या, बिल्कुल जी ये वही है। यही सारा प्रोसेस होता है, आपकी जो ह्यूमस होती है उसे काम में लिया जाता है। इसकी मांग ज्यादा कहां पर है, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर है, ठीक है। और पोटाश जो होता है, पोटेशियम भी अलग से छिड़का जाता है, ठीक है, जमीन के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पूरा आपका कंप्लीट प्रोसेस था कंपोस्टिंग, शेडिंग एंड पायरोलिसिस के बारे में। सैनिटरी लैंड फिलिंग हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो मेरी तरफ से मैं आपको ज्यादा से ज्यादा इतना ही प्रोवाइड करवा पाया, ठीक है। आप लोगों ने इतना, मेरी उम्मीद से ज्यादा आप लोगों ने मेरे को सपोर्ट दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और निश्चित ही देखो, इस बार समय कम था, टेस्ट सीरीज वगैरह में बना नहीं पाया, बनाने को तो देखो 5-7 दिन में मैं बना देता, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था,
सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट करने वाली बात थी। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देता मैं किसी भी पेपर में आए हुए, उठा के दे देता। नए क्वेश्चन नहीं मिलते आपको, बात समझ में आ रही है? सब यही कर रहे हैं। 90% तक टेस्ट सीरीज के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, नए क्वेश्चन कोई नहीं बना रहा। अगर बना रहा है तो क्या दे रहा भैया, लो जी SO2 की बता दिया आपको कितनी लिमिट होती है। मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं आपको ये कह रहा हूं, अगर आप ES और गेट के क्वेश्चन कर लिए हैं, एसके घर के क्वेश्चन कर लिए, गुप्ता के कर लिए, इनमें से किसी 2 के भी लगा लिए ना, सफिशियंट है। देखो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो। मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूं। धन्यवाद।